हाउ वाज योर एग्जाम बेटा? कैसा गया था एग्जाम? एक्सीलेंट। सुपर एक्सीलेंट। लेकिन आपके मार्क्स सुपर एक्सीलेंट वाले थे नहीं, है ना? बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे मैम इट वाज सो इजी एग्जाम, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में उनका जो एक्चुअल में होना चाहिए 30+ ही होना चाहिए था मोस्ट ऑफ का, लेकिन वैसा तो था ही नहीं वहां पे। ये ऐसा क्यों होगा? आपको तो एग्जाम इजी लगा, क्या मैंने आंसर गलत किए होंगे? क्या रीजन होगा जो आपके कम आए मार्क्स? हाँ बेटा, आप लोगों ने ना, मुझे लगता है गड़बड़ कहाँ पे हुई, आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े, या फिर उनके ऑप्शन जो चारों ऑप्शन दिए गए थे चारों ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़े, या फिर क्वेश्चन को समझा ही नहीं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आप लिटरली कुछ भी मतलब कहीं पे कुछ भी टिक कर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि वो बोलते ना क्या बोलते हैं, सिर्फ तुक्का मारना, वो वाला काम किए है। ऐसे ही लग रहा है मुझे आपके रिजल्ट को देख के कि आप लोगों को मतलब जल्दबाजी थी ना जाने किस चीज की। कोई भी ऐसा नहीं दिखा मुझे जिसके मार्क्स जो है 30+ होंगे। अगर हुए तो 1-2 ही होंगे, उससे ऊपर कोई बच्चा है ही नहीं है। अब ना जाने आपने कहाँ पे गड़बड़ की है। रिजल्ट तो सारा मेरे पास है, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं फिर से चेक कर लूंगी, मुझे पता चले कि आपने किस क्वेश्चन में ज्यादा गड़बड़ की है। मोस्ट ऑफ बच्चों ने जो आपके अनसीन पैसेजेस दिए गए थे प्रोज और पोइट्री के, उसमें भी आंसर गलत लिख दिए हैं। हालांकि उसमें तो फ्री के मार्क्स होते हैं, वहां पे तो कुछ आपको लर्न करके जाना नहीं होता है, आंसर जो आपको वहीं से फाइंड आउट करने होते हैं जो गिवन पैसेजेस होते हैं। तो नो वरीज, लीव इट, नेक्स्ट के लिए हम ध्यान में रखेंगे। होप तो यही कर रहे हैं, आशा तो यही करें कि रेगुलर स्कूल खुल जाए, हम पेन पेपर एग्जाम दे, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि ये सब कंटिन्यू रहता है तो हमें इसी तरह से एग्जाम देने पड़ेंगे। तो आपको हैबिट होनी चाहिए कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो है उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के 80+ मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना नया चैप्टर, क्या निराश हुआ जाए। ये आपके इसमें भी, इसके साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है ना, कि अभी मान लो कि आपके मार्क्स कम आए, जितनी आपने उम्मीद की थी उससे कम मार्क्स आए हैं, उतना रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला, फिर क्या आपको निराश होना चाहिए? निराश होना चाहिए? यस मैम, थोड़ा। निराश पर नहीं मैम, होना चाहिए। निराश का मतलब होता है, निराश कौन नहीं, दुख तो होता है, दुख होना अलग है। ये निराश होना जिसको कोई आस ही नहीं होती है, जिसको कोई आशा नहीं होती, जिसको कोई उम्मीद नहीं होती है ना किसी चीज के चेंज होने की, किसी चीज में बदलाव आने की, वो होता है निराश व्यक्ति। क्या आपको निराश होना है? नहीं, आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको अपने आप को एक तरह से क्या करना है, स्कैन करना है अपने आप को, सेल्फ स्कैनिंग करनी है अपनी, कि मैंने कहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी होगी, मैंने कौन सी क्वेश्चन में क्या गलती की होगी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो है वो कम आए होंगे। तो इस तरह से सेल्फ स्कैनिंग करनी है, अपने आप को सेल्फ अज्यूमिंग करना है, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। फिर टाइमिंग तो आपके पास इनफ थी। कितना टाइम मिला था आपको एग्जाम को कवर करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए? 1 hour 14 minutes, है ना? 1 hour 15, 14 तो अपने आप से वो शुरू हो जाता है ना, वहां से 14 के बाद सेकंड जो होते हैं वो वैसे होता है शुरू, 14 59 14 50 ऐसे सेकंड कटते चले जाते हैं ना, वैसे टाइमिंग होता है। वैसे एग्जैक्ट टाइमिंग जो थी वो 1 hour 15 minutes की थी। तो इट वुड बी इनफ कि आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ते। एक एक क्वेश्चन के लिए अगर मान लो आप 2 से 3 मिनट लगा भी देते तब भी आराम से हो जाता आपका। बहुत से बच्चों ने तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी की, जैसे सूरज शायद सबसे पहले उसने पेपर दे दिया और मार्क्स जब देखे मैंने उसके तो बहुत कम है।
आप लोगों में यही तो बात है, पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी ना जाने किस बात की है। एग्जाम देने के बाद कौन सी आग बुझाने के लिए जाना था या कौन सा लंच पकाने के लिए जाना था जो इतनी जल्दबाजी पड़ी थी। कम से कम जो आपको टाइम मिल गया है उसका ज्यादा नहीं तो हाफ से थोड़ा ज्यादा टाइम तो स्पेंड करो उसके ऊपर। 1 आवर 15 मिनट मिल गए हैं आपको, तो कम से कम 40 मिनट तो अपने पूरे लो। सबमिट करने से पहले अपना रीचेक करो, आंसर रीचेक करो, क्वेश्चन के साथ में देखो कि मैंने जो आंसर यहाँ पे टिक किया है वो क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में है भी या नहीं। ओके, लीव इट नाउ, अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये इसलिए था ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती को रिपीट ना करो और एक बार को सोचो कि हमने कहाँ पर गलती की हुई होगी, है ना। तो आज का हमारा चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। तो ये हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि जो हो चुका, जो बीत चुका, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए निराश होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे एक सीख लेने की आवश्यकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कौन कौन सी गलतियां जो है वो अपनी रिपीट नहीं करनी है। ओके, ताकि हमें नेक्स्ट में जो है वो रिजल्ट अच्छा मिल सके। ओके, ओके और नॉट? ओके मैम। तो अभी सबसे पहले अगर आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो कोई ऐसी रोचक घटना आपको सुनानी है जब आपने किसी की बिना किसी स्वार्थ के सहायता की हो। किसी काम के पीछे आपका कोई इंटेंशन नहीं था, किसी के लिए कोई काम किया और बदले में कुछ पाने की भावना नहीं थी। ऐसा कोई काम किया किसी के लिए आपने कभी, निस्वार्थ भाव से किसी की जब सेवा की हो या किसी का कोई काम किया हो? मैम फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा भी हो गया था, कोई काम नहीं किया? अरे सोचो जरा, कुछ तो किया होगा किसी के लिए, किसी बूढ़े की हेल्प की हो, किसी वैसे तो बहुत किया है पर याद नहीं है। ऐसे तो बहुत किए पर याद नहीं है। ऐसा क्या होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है भाई। यस बेटा, कुछ रिप्लाई किया ना मैंने। आपका पेपर था बट आपका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया है। कोई काम नहीं किया, दैट मीन्स काम किया तो याद तो होता ना एटलीस्ट किया। अच्छा, वो नेकी कर और दरिया में डाल, है ना, ऐसा वाला इस पे आपने वो ये मंत्र बनाया कि आपने किसी का भला कर दिया, किसी के लिए अच्छा काम कर दिया, लेकिन आप उसको भूल गए कि मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा नेकी कर दरिया में डाल। मैम पर याद किस लिए रखते कि वो हमें कोई गिफ्ट दे इसलिए? मैम फिर तो वो स्वार्थ के लिए हो जाएगा ना। नहीं, वो तो सही है ना, लेकिन फिर भी हम जो काम करते हैं अच्छा है बुरा है, तो ये हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका याद रहता है। हमने कभी अपने फ्रेंड के लिए किया हो कुछ, ऐसा थोड़े ना कि कभी कुछ किया ही नहीं हमने। अपने फ्रेंड के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, इवन अपने दादा दादी के लिए, अपने पड़ोस के लिए, कभी भी कुछ भी। चलो आज नहीं है याद आ रहा कोई बात मैम, तो नेक्स्ट कल जो क्लास होगी ना उसमें आप बताएंगे मुझे। यस बेटा। मैं एक बार हमारे घर पे लाइट नहीं थी ना, तो मैं नीचे खेल रहा था, मतलब वहाँ पे एक बा बैठे थे ना, तो उनका सामान है ना उनको ऊपर पहुँचाना था, तो उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने उनकी मदद की। गुड गुड, आपने उनको मना नहीं किया बल्कि उनकी मदद की। हाँ बा, मैं आपका सामान उठा के चलता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बहुत से काम किए होंगे आपने, पर अभी आपको याद नहीं आ रहा, वो बात अलग है। तो कल की क्लास हमारी इसी से स्टार्ट होगी कि आपके जीवन में घटी हुई किसी घटना के बारे में आप मुझे बताएंगे जो आपने दूसरों के लिए काम किया है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बदले में कुछ पाने की भावना के बदले आपने कोई काम किया हो। ठीक है, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था आपको या आपने कुछ नहीं पाया, फिर भी आपने वो काम किया। ओके, चलिए। क्या निराश हुआ जाए? वर्तमान समय में विघटनकारी सामाजिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं हैं, क्योंकि धोखेबाजी और बेईमानी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं।
ठीक है। तो ये आज का समय ऐसा है जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी सामाजिक घटनाओं के बारे में सुना है जो समाज को पतन की ओर लेके जाने वाली है, समाज का पतन करने वाली हैं, और उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है, उनके बारे में पढ़कर सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे जो गुण हैं वो अब समाज में नहीं है। समाज में ये सारे गुण जो है वो कहीं ना कहीं अब मिटते चले आ रहे हैं, क्योंकि धोखेबाजी और बेईमानी से बहुत से लोग अधिक से अधिक धन कमाकर सुखी और शानो शौकत भरा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के साथ बेईमानी करके, दूसरों को धोखा देकर बहुत सारा धन अर्जित कर लेते हैं और अपना जीवन सुखी सुख से और पूरे शानो शौकत के साथ व्यतीत करते हैं। जनसाधारण में, संचार माध्यमों में, समाचार पत्र की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना यह दिखाता है कि आज भी कहीं न कहीं अंतर्मन में ये मानवीय मूल्य शेष है। जब भी कभी हम जनसाधारण मतलब आम जनता, जब भी आम जनता जो जनसाधारण है, नॉर्मल पब्लिक है जो, वो संचार माध्यमों के द्वारा, संचार माध्यम यानी टीवी, रेडियो, आपका फिर टेलीफोन हो गया या फिर समाचार पत्र की हेडलाइंस होगी, जब उनमें भ्रष्टाचार के बारे में कोई समाचार पढ़ती या सुनती या देखती हैं तो उसके प्रति वो आक्रोश व्यक्त करते हैं। आक्रोश यानी गुस्सा व्यक्त करते हैं। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि लोग इस तरह से भ्रष्टाचार भरे काम क्यों कर रहे हैं, इस तरह से मतलब दूसरों को धोखा देने वाले, दूसरों के साथ बुरा करने वाले काम क्यों कर रहे हैं। तो यही आक्रोश, यही दुख, यही गुस्सा जो इस बात का प्रतीक है कि आज भी मानव के मन में कहीं ना कहीं ये सारे मानवीय मूल्य जो हैं अभी भी विराजमान है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि किसी के साथ भी किसी तरह की धोखेबाजी या बेईमानी हो। लेखक ने इस निबंध में यह भी प्रमाणित किया है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव जैसे गुण आज भी विद्यमान हैं। और ये जो पाठ दिया गया है, इस पाठ में लेखक ने ये भी प्रमाणित किया है, इस बात को भी प्रूव कर दिया है कि आज भी हमारे समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव, आपसी सद्भाव यानी आपस में मेल जोल की भावना, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना, ये सब आज भी विद्यमान है, ये सब आज भी मिलता है, ये सब आज भी शामिल है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, और इसके लिए क्या चाहिए हमें, इन गुणों को कैसे सामने लाया जाए, इन गुणों को कैसे प्रकट किया जाए जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे कि सच्चाई अभी भी जीवित है, ईमानदार व्यक्ति अभी भी हैं, अभी भी हम आपसी प्रेम से, भाईचारे से रह सकते हैं। ये सब दिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, उनका विश्वास टूटे ना कि अब समाज में सिर्फ चोरी, चकारी, डकैती, बेईमानी, धोखेबाजी ये सब बच गया है, यही सब रह गए, ये उनके मन में ना छप सके। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है, ये बात तो मानने वाली है कि कितना भी बुरा हो कोई या कितनी भी बुराई कर ले कोई, वो बुराई जो है वो कभी भी सच्चाई के सामने नहीं टिक सकती। उसे सच्चाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, उसको हार मारनी ही पड़ती है। अच्छाई को महत्व देने से बुराई का स्वतः ही नाश हो जाएगा। यदि हम प्रेफरेंस जो है वो अच्छाई को देंगे, अच्छे गुणों को देंगे, अच्छी क्वालिटीज को देंगे, हमारे अंदर जो अच्छे मानवीय मूल्य उनको देंगे, तो ये बुरी बातें जो है, बुराई जो है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, उसका अपने आप ही नाश हो जाएगा, वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देगी। ये आपकी रिश्वतखोरी होगी, बेईमानी होगी, धोखेबाजी होगी, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, दूसरों का ये चोरी, चकारी, डकैती, कत्ल, ये सारा अपने आप ही खत्म हो जाएगा यदि हम दूसरों के अंदर आपसी प्रेम की भावना, आपसी सद्भाव की भावना, परोपकारिता की भावना, सच्चाई की भावना भरते हैं। तो भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण रहा है। लोकमान्य तिलक जी का ये मानना है, उनकी ये वर्डिंग्स है कि भारत की मिट्टी है ही इतनी अनूठी कि आज भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी, बहुत सारी बाधाओं के बाद भी, बहुत सारी रुकावटों के बाद भी हमेशा
महान आत्माएं और महान दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेते ही रहते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने आदर्शों से, अपनी महान कर्तव्यों से, कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं और दूसरों को अपने साथ लेकर चलने की सीख देते हैं। कौन पढ़ेगा? रुद्र? मैं आई। रुद्र, श्रेय, you can read beta. Switch on your video camera also. और एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाला जो है ना, वो एक्स्ट्रा स्पीकर जो है उसको बंद कर दो। यस बेटा, कंटिन्यू। चैप्टर 6, क्या निराश हुआ जाए। भारत की मिट्टी में कुछ अनूठ है जो कई ये होता है। तो मैं चैप्टर रीड करना स्टार्ट करूं? हाँ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो कितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ओके मैं यहाँ पे लेखक चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन का बैठ जाना यानी, मन का बैठ जाना मतलब उनको बहुत अधिक निराश होती है। यस, उनको बहुत अधिक दुख होता है। समाचार पत्रों में, जब भी वो समाचार पत्रों में ठगी के, डकैती के, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार जो है वो पढ़ते हैं, जब भी वो देखते हैं कि समाचार पत्रों में सिर्फ चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार और तस्करी आदि के ही समाचार भरे रहते हैं, तो ऐसे समाचारों को पढ़ते हुए लेखक का मन जो है बहुत अधिक विचलित होता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप यानी, आरोप प्रत्यारोप, आरोप क्या होता है बेटा? मैम, आरोप मतलब किसी पर जो हमने कुछ गलत काम किया उस पर आरोप लगाना कि तुमने ये किया। एलिगेशन। मैम, किसी को दोष मत देना। हाँ, दोषी मानना, एलिगेशन देना। तो जब किसी को दोषी माना जाता है तो वो क्या करता है, बदले में जो उसको दोषी ठहरा रहा है उसी को ही दोषी बना देता है। उसी को कहा जाता है आरोप प्रत्यारोप। जिसको दोषी ठहराया जा रहा है या जिसको दोषी बोला जा रहा है वो दूसरे को ही दोषी ठहराने की कोशिश करता रहता है। तो ये माहौल जो है वो आजकल बन चुका है। अगर आप हमारी सरकार की ही बात लें तो जो सत्ता पक्ष की सरकार है तो वो जब भी कोई अच्छा काम करती है या जो भी काम करती है तो विपक्ष क्या है, उसके बदले में उसके अंदर दोष निकालने की कोशिश करता रहता है। हमेशा उसे एक गुनहगार की तरह कटघरे में खड़ा कर देता है कि ये सरकार ये काम अच्छा नहीं किया, वो काम अच्छा नहीं किया। तो इस तरह से वो दोषारोपण करते ही रहते हैं और बदले में सत्ता पक्ष उसका जवाब देती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो वातावरण है ये अब ऐसा बन चुका है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है, ये विश्वास होने जा रहा है कि आजकल कोई भी व्यक्ति जो है वो ईमानदार नहीं रह गया, कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब अगर हम किसी को भी देखें तो हर किसी के ऊपर एक संदेह आ जाता है, एक मतलब शंका सी पैदा हो जाती है किसी के भी ऊपर। किसी के ऊपर विश्वास बहुत जल्दी हम नहीं कर पाते हैं, भले वो अच्छा इंसान हो, भले वो अच्छा कोई कार्य कर रहा हो, तो हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जैसे हमारे मोदी जी है ना, कितने बड़े पोजीशन पे है, कितने बड़े पद पे हैं, वो जितने ऊंचे पद पर हैं तो उनके ऊपर जो दोष लगाए जाते हैं, उनके ऊपर जो उन पर जो आरोप सिद्ध किए जाते हैं वो भी उतने ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ
कि जो जितने बड़े पोजीशन पे पहुंचा हुआ है उसके ऊपर आरोप भी उतने बड़े ही लगाए जाते हैं, उसके ऊपर दोष भी उतने अधिक दिखाए जाते हैं। यस खुश? खुश? यस मैम। लिखो अभी, आप रीड कीजिए। यस मैम, आई हैव टू ऑन द कैमरा। यस यस यस। ओके मैम। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भूल दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यह कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय है चिंता का विषय है। ओके बेटा। हाँ, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक से किसी एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, है ना। जो कुछ नहीं करेगा, मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा, वही व्यक्ति जो है आजकल सुखी माना जाता है। तो ये जो कुछ भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है तो उसके काम के बदले में उसे क्या मिलते हैं? आरोप, उसके अंदर दोष निकाले जाते हैं, उसके अंदर खामियां निकाली जाती हैं। तो इससे बेटर है कि कुछ करो ही ना। तो ऐसा किसी एक बहुत बड़े आदमी ने उससे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उनका मानना था कि यदि कोई कुछ करने की कोशिश करता भी है तो दूसरे जो है उसमें दोष खोजना शुरू कर देते हैं, उसमें ऐसे अवगुण खोजना शुरू कर देते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको पूरी तरह से भुला दिया जाता है या फिर नकार दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और उसके अंदर अगर इतना सा भी मान लो इतना सा भी दोष है तो उसी दोष को हाईलाइट किया जाएगा, उसी दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा और उसके बदले में दोस्त में ढेर सारे जो गुण हैं वो कभी भी दिखाए नहीं जाएंगे। उसके उन्हीं दोषों को हाईलाइट किया जाएगा जो बिल्कुल थोड़े से या फिर बहुत कम है। दोष किसमें नहीं होते, और ये तो पक्की बात है ना, दोष तो हर किसी में होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो परफेक्ट हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ही ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ही ना हो, ऐसा तो कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई होगा तो वो तो भगवान ही बन गए, वो तो इंसान है ही नहीं फिर ना। तो ऐसा नहीं है कि दोष किसी में नहीं होते, दोष सब में ही होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। ये जो लोगों की दूसरों को परखने की जो टेक्निक है या जो नजरिया है कि किसी के दोष जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं, वो ज्यादा सामने आते हैं, यही नजरिया जो है जिसकी वजह से हमें दूसरों में दोष अधिक दिखाई देते हैं या फिर और उनके अंदर गुण या तो कम दिखाई देते हैं या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर कंडीशन ऐसी है तो निश्चय ही ये डेफिनेटली ये चिंता का विषय बनता है। ये एक मतलब सोचने वाली बात हो जाती है। अब कौन रीड करेगा? जी आप करोगे बेटा? जी आप। जी आप। एम आई ऑडिबल बेटा? क्या हुआ? धर्म आप रीड करोगे बेटा? धर्म आप रीड करेंगे? धर्म योर वॉइस इज कटिंग। आप रीड करेंगे बेटा? नो मैम, योर वॉइस इज क्लियर ओनली। यस दैट्स द पॉइंट, क्योंकि मेरे पास सिग्नल कंप्लीट है, ये फुल सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं है। इट मीन्स आपके नेटवर्क में इशू है। आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए बेटा। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है ना तो आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। मैम, मैं आई रीड अगेन?
नो नो, किसी और को मौका देते ना बेटा। धर्म, आवाज आ रही है बेटी बेटे मेरी? धर्म, आप रीड करेंगे? धर्म, say yes or no. May I? Who is this? तिलक, yes बेटा। मैम मुझे क्वेश्चन है। बोलो। मैम अगर हम निराश, अगर हम मतलब हमेशा मतलब पीएम या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना दे कि किसी को रिश्वत नहीं लेना और कोई भी पकड़ा गया ना तो उसे फांसी की सजा होगी, मैम ऐसा लॉ बना दे तो पर मैम जो पकड़ा जाता है वही तो उसको रिश्वत दे के मैम नाम हटा देता है उसमें से क्रिमिनल लिस्ट में। सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने बोला है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी लॉ बनने से पहले वो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब पीएम के हाथ में पावर है, मानते हैं उनके हाथ में पावर है, लेकिन इतनी पावर है नहीं कि वो कुछ बोले और वही इम्प्लीफाई हो जाए, नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी कानून इतनी जल्दी पास नहीं हो पाता है, उसे संसद के दोनों सदनों में पास होना होता है, फिर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आता है, विपक्ष को उसे अप्रूव देना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस से होता है। और लिटरली मान लो कि हर कोई भी काम होता है, कोई भी अच्छे से अच्छा काम होता है तो हर कोई उसे अच्छा नहीं मानता, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें वो चीजें सही नहीं लगती हैं। अब जैसे ये किसान आंदोलन वाला जो चला हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी तरफ से सही बनाया, जो लॉ बनाया किसानों के लिए, जो लॉ बनाया या उनके लिए जो कानून बनाया, उन्होंने अपनी तरफ से तो सही किया, जो भी उनके लिए उन्होंने नए कानून लेके आए वो, लेकिन उन किसानों को वो नहीं सूट कर रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि वहां पे जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं या वहां पे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो एक्चुअल में किसान है ही नहीं है। जो आम किसान है, जो आम मतलब अपना खेती करने वाला किसान है, वो तो अपनी रोजी रोटी में और खेतों में ही पड़ा हुआ है। वो थोड़े ना वहां पे गया हड़ताल करने के लिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। वहां पे कौन गया? वहां पे बिचौली लोग गए, जो उनसे पैसा उनका ब्रोकर जो होते हैं, बिचौला यानी ब्रोकर, जो ब्रोकर बन के उनके फसल को कम कीमतों पर खरीदकर अधिक से अधिक कीमतों पर बड़े लोगों को बेचते थे। तो वही लोग वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए, और नाम किसका है कि वो किसान बैठे हुए, एक्चुअल में वो किसान है ही नहीं है। तो ऐसे कोई भी कानून मतलब हर किसी को अच्छा नहीं लगता है कि अब मान लो मोदी जी ने जो अपनी कमेटी बनाई या जिस तरह से उन्होंने वो कानून बनाने की कोशिश की, तो ये माना तो नहीं एकदम से, किसी ने भी नहीं मान रहे, अभी तक भी नहीं मान रहे, है ना। ये बात होती है, कोई भी कानून इतनी जल्दी से पास नहीं होता है। और इससे बड़ा कानून तो ये इसके लिए होना चाहिए, ये आपका रेप केसेस जो होते हैं, अगर उसमें कोई मतलब दोषी साबित होता है तो उसे डेफिनेटली फांसी पे लटका देना चाहिए। हम तो ये मानते हैं, लेकिन ऐसा लॉ अभी तक बन ही नहीं रहा। बन जाए तो ये सारे काम जो है, अब एक सजा होती है ना, सजा, ये फांसी होना दैट मीन्स लाइफ गई, तो उसके डर से शायद कुछ कमी आ जाए, तो वो तो होना चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हमें पास ऑन करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। कोई भी लॉ एकदम से नहीं बन पाता है, हमारा संविधान है ही है ना। नो बेटा, इट इज ऑन ओनली। ओके तिलक, आप बेटा लाइफ में कुछ ऐसा बनना कि इस तरह से कुछ चेंज आप अपनी सोसाइटी में ला पाओ। ये किसकी इससे होगा? जब हम लोग, ये आपकी यूथ जो है, मतलब आने वाली यंग जनरेशन जो है, वो अपने से कुछ नया सोच लाने की, नया बदलाव लाने की सोचेगी, तभी डेफिनेटली कुछ हो पाएगा। अभी का जो सिस्टम है वो बहुत करप्ट हो चुका है, बहुत बेकार हो चुका है। उसको जो सुधारने वाला जो है वो नया यूथ ही हो सकता है, ये यंग जनरेशन ही हो सकती है, जो अपने विचारों से, अपने कामों से उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर सके। ठीक है, कौन पढ़ने वाला था? चलिए मैं ही इसको पढ़ देती हूँ फटाफट से। नहीं, आपने पढ़ना है। पढ़ रहा है कोई? धर्म, आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? आपको पता न्यू स्टूडेंट जालिया, न्यू स्टूडेंट धर्म,
कहाँ गए धर्म? धर्म प्लीज बेटा रीड। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए एटलीस्ट, क्या प्रॉब्लम हो रही है? धर्म मैम मैं आई। मैम मुझे रीड करना है, लेकिन अभी मैं बाहर गया हूँ रिसोर्ट पर, इसलिए नहीं है कर ओके सकता। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स बुक आपके पास नहीं है। मैम मैं तिलक बोल रहा हूँ। ओके तिलक। मैम मैं आई। मैम मैं आई। आप नहीं बेटा, नो नो, राधे राधे यस मैम। राधे रीड कीजिए। मैम राधे 5 मिनट बची। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, टाइम दिख रहा है बेटा मेरे को। रुशिल रुशिल न जाने क्या प्रॉब्लम है, आज नेटवर्क का इशू हो रखा है सबको क्या? मैम कोई मैं बात आई। नहीं, मैं इसे रीड। ओ मैम मैं आई। मैम मैं आई। यस श्रे, यस श्रे, श्रे ओके मैम। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति स्वभाव भारतवर्ष अतीत के किस गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ओके बेटा, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? ये तिलक और गांधी कौन है? तिलक हमारी क्लास वाला? मैम गंगाधर तिलक। वो तिलक और इस तिलक के जो विचार हैं वो आपस में मैच करते हैं ना। ये तिलक भी मतलब सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहता है, अपने समाज को बदलाव की ओर लेके जाना चाहता है ना। तो ये तिलक भी उसी से मिलता जुलता है, बाल गंगाधर तिलक जी, है ना। तो ये क्या वही भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे तिलक जी ने और गांधी जी ने देखा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका जो सपनों का भारत था वो तो इससे बिल्कुल ही अलग था, जहाँ पे सब हर कोई आपसी प्रेम भाईचारे से रहने वाला, एक दूसरे का सहयोग करने वाला, सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना के ऊपर चलने वाला था। लेकिन ये सपनों का भारत, उनके सपनों का भारत बिल्कुल भी नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष अतीत के किस गह्वर में डूब गया? ना जाने रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति, हमारा ग्रेट कल्चर जो है वो भारतवर्ष के अतीत यानी उसकी हिस्ट्री में, उसके इतिहास में ना जाने कितनी गहरी गुफा में छुप चुका है, जो अभी सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कितनी ज्यादा गहराई में वो छुप चुका है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। आपको पता ही है यहाँ पे जो हमारा भारतवर्ष है जो किसके लिए माना जाता था? अनेकता में एकता के लिए, जिसमें आर्य लोग रहते थे, द्रविड़ लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। यूरोपीय और भारतीय लोग जो है और उनके आदर्श जो है वो एक होते थे। उनके जो मानना है, उनके जो क्या बोलते आदर्श, उनके जो आइडल्स थे वो एक जैसे थे। मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया? और इन सबके मिलन की ये महान जो समुद्र है, महान सागर जो है, इतना विशाल समुद्र जो है वो ना जाने कहाँ सूख गया है। अब तो ये कहीं पे दिखाई ही नहीं देता है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और लेखक का ये मानना है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये पूरा विश्वास है
कि अभी तक हमारे देश से ये आपसी प्रेम, सद्भावना, भाईचारा ये अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषी यानी ऋषि मुनियों को कहा जाता है मनीषी। हमारे जो महान ऋषि मुनि थे उनके सपनों का भारत है और सदा के लिए रहेगा। वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो कभी भी खोएगा नहीं, ऐसा मानना है लेखक का यहाँ पे। ठीक है, और ये कब कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? मैम जो सब लोगों के आरोप और वो चोरी वो सब बंद। जब लोगों के विचार बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी और अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये नहीं कि मेरे एक ही करने से क्या होगा, ये वाली भावना तो भूलनी ही पड़ेगी। लेकिन लोगों के अंदर ये धारणा होती है, अरे मेरे अकेले के करने से क्या होता है, बाकी करें तो होगा। लेकिन बाकी भी तो सेम वही चीज सोच रहे होते हैं ना, बाकी भी तो वही थिंकिंग लिए हुए हैं कि मैं अकेला क्या करूंगा। लेकिन आपको पता ही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़े घड़े से सागर भर जाएगा। तो ऐसी भावना लेकर ही हमें हमेशा चलना चाहिए। और एक स्टेप उठाना मुश्किल है। जैसे हम कुछ नया करने जाते हैं, कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो समाज में अभी तक हुआ नहीं, ऐसा कुछ करने जाते हैं, ऐसा कोई काम करने जाते हैं, तो हम अकेले ही होते हैं। एक स्टेप हमें उठाना होता है। जैसे हमारा वो एक स्टेप उठ जाता है, एक कदम उठ जाता है, उसी एक स्टेप के साथ आगे आगे और लोग आपके साथ जुड़ते ही चले जाएंगे और इस तरह से एक इतनी बड़ी चेन बन जाएगी जो डेफिनेटली इतना बड़ा चेंज लेके आएगी जो हर किसी के लिए भले के लिए होगा, हर किसी को सुख देने के लिए होगा, हर किसी को उन्नति और विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए होगा। Yes, खुश, I know that time up, but it's a break time. हम थोड़ा सा ले ही सकते थे। क्लास तो आपकी 11-10 से शुरू होती है ना। वो क्यों टाइम की पड़ी है आपको? इतना बोरिंग लग रहा है क्या? खुश, इतना बोरिंग लग रहा है डिस्कशन? ओह माय गॉड। हाँ चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आपकी जो ये लंच ब्रेक हम जो देते हैं उसी में अपना नाश्ता पानी कर लिया करो प्लीज। कभी हो सकता है हम 5-10 मिनट आपके ज्यादा भी ले लें तो आपका मतलब ये ब्रेक ना टूटे। आपकी जो ब्रेक मिलती है 20 मिनट की, उसी में आपको ब्रेक नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैम व्हाट इज माय मार्क्स? बेटा मैं लिस्ट लेके थोड़ी ना बैठी हूँ, बट डेफिनेटली आई नो दैट कि आपकी मार्क्स कम है।